टॉकिंग अबाउट कि मिजोरम में क्यों हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंट रेट देखे जा रहे हैं इंडिया में, तो लेट्स सी अगर यहाँ पे एग्जैक्ट रीजन मेंशन्ड है इन लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कि अगर कोई अगेन कुछ केमिकली कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ मिजोरम में मिल रहा है उसकी वजह से अगर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो so here we are seeing कि cancer incidence and mortality is also growing among the younger generation the Mizoram, तो कोई again specific reason होना चाहिए which may stem from the static lifestyle dietary patterns which are prevalent within the endogamous tribal population. तो again diversity of food habits नहीं है, जो डाइट आप खा रहे हो वो कहीं ना कहीं होमोजेनस हो चुका है, सिमिलर चीजें आप खाते आ रहे हो बहुत लंबे लाइक सालों सालों से, तो वही चीजें प्रैक्टिस की जा रही है. तो पोटेंशियली दिस कैन बी वन द रीजंस of again it is resulting into this genetic predisposition according to a study which is titled Cancer Awareness, Diagnosis and Treatment Needs in Mizoram, India, evidence from 18 years of trends. So this was recently published in the Lancet report. सो ये कुछ रीजंस हैं अगेन. तो अगेन ये जो रीजंस हैं अगेन स्पेसिफिकली हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ मिजोरम में मिलते हैं. जब हम बात करते हैं स्टैटिक लाइफस्टाइल की, डाइटरी पैटर्न्स की, तो इवन पैन इंडिया लेवल पे वी नीड टू लुक इनटू लोकल एरियाज में ऐसी ही चीजें प्रैक्टिस की जा रही है. बट जहाँ तक कि स्टैटिक लाइफस्टाइल की बात है तो वहाँ पे अगेन इनकॉर्पोरेटिंग और एक्सरसाइजेज एंड ऑल ऑफ दैट वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. किस तरीके का फूड आप खा रहे हो एंड अगेन अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई करना भी इम्पोर्टेंट रहता है. तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो रही है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, वो उसको हम रोकने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस. सो उसमें अगेन फूड में मिलेट्स पे वी आर सीइंग कि मिलेट्स कल्टीवेशन भी एंड कंजम्पशन भी हम इनकरेज कर रहे हैं. So even we are seeing कि USA jets they strike the sites in Syria in retaliation for attacks on the troops. So Iranian aligned militia and the IRGC personnel, they were on the base and no civilians were there. So basically how we are seeing कि specifically Gaza war में multiple stakeholders and multiple parties and which are involved, and with that we are seeing कि USA has also become party to this war. In terms of even assurance जो USA provide कर रहा है to the Israel, so ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस वॉर को और ज्यादा फ्यूल करने वाला है. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आप कैसे चीजों को यू कैन मूव देम टुवर्ड्स पीस एंड जो वॉर है उसको आप एंड करने की बजाय फोकस किया जा रहा है कि आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. सो पहले भी ये चीज मैंने हाईलाइट करी थी कि रशिया यूक्रेन वॉर से जो लेसन्स मिले, क्या उन लेसन्स को हमने समझा एंड क्या उनको इस वॉर में या आने वाले फ्यूचर वॉर्स में क्या हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे. क्योंकि यहाँ पे गाजा वॉर में तो ऐसा कुछ नहीं है विजिबल कि वी हैव लर्नड सम लेसन्स एक्चुअली, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ चेंज नहीं दिखा है इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर आल्सो स्पेसिफिकली द एडवांस कंट्रीज हु आर कमिंग इन सपोर्ट ऑफ इजराइल. तो यहाँ स्पेसिफिकली मैंगो एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है. दे हैव इंक्रीज्ड बाय 19% यूएसए, सो वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग इट टू यूएसए. So the USA importing more than 2,000 metric tons of this pulpy fruit. So यहाँ पे again concerns जो वो ही होंगे phyto sanitary and phytosanitary measures in terms of कि quality के basis पे पहले देखा गया कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है कंसाइनमेंट्स उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, citing even sometimes some kind of irrelevant reasons also. So we have been seeing कि new markets जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं which include South Africa, Iran and Desh as Republic. So Adsaraki, the institution that helps in export of these are APEDA, APEDA. Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority. So even matlab New Zealand and Japan, these are also some potential markets for this. Important GI tag of mango.
मानसी एग्जाम्पल अगर पता आई थिंक इट इज इन महाराष्ट्र होगा एक तो, अल्फोंसो नाम है एग्जैक्ट उसका। राइट, हाँ अल्फोंसो मैंगो, ठीक है, दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। और भी है, मतलब दशहरा आम और ये हाँ सब और भी है, हाँ। भी है मेरे हिसाब से। तो वो भी देखना पड़ेगा, डिफरेंट मैंगो वेराइटीज विच आर ग्रोन इन इंडिया। मानसी वी कैन टेक अप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। बस यहाँ पे एक बार देख रहे हैं कि कुछ एथिक्स के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नहीं। सो वी नीड टू बी अगेन नॉट जस्ट स्पोर्ट्स में, बट जो हम इवन स्पोर्ट्स न्यूज में यही प्रेफर करते हैं कि हमारे लिए क्या लेसन्स हो सकते हैं, कुछ लर्निंग्स हो सकती है। सो अगेन फॉर अस ऑल्सो एनीथिंग कैन हैपन एंड वी नीड टू बी prepared to deal with that. तो चाहे वो pressure wise situation हो या even in terms context of the any type of competitive examination, pattern of questions अगर change हो रहे तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज अब हमें वो चीज को भी इंश्योर करना पड़ेगा, उसको भी माइंड में रखना इम्पोर्टेंट है कि हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, एंड दैट टू व्हेन वी नो कि कुछ भी हो सकता है। Okay, so now Ashik, we can take up the Indian Express newspaper. I'll just stop sharing this. नाउ So कमिंग टू यहाँ इंडियन पे ये एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजमेंट है, हाँ एडवर्टाइजमेंट में एक बार इस पे लेके आओगे आप। सो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है कि सिंस हेडलाइन में यहाँ लिखा हुआ है बोल्ड में कि विकसित भारत। सो आपका क्या आइडिया है ऑफ विकसित भारत? आप कैसे भारत को विकसित भारत बोलोगे? भारत जब विकसित बन सकता है तभी जब हर एक सिटीजन का मैल न्यूट्रिशन या फूड से रिलेटेड इशू नहीं हो, मैल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन नहीं हो आने वाले समय में। उसके बाद जो विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, तभी विकसित भारत का है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े ऑन एवरी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, तभी विकसित भारत बन सकेगा। बेसिक नेसेसिटी सच एज जल, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्कूलिंग वो पूरा हो हर एक भारतीय का। और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है इंडिया में, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विकसित भारत। कैसे वो बढ़ा सकते, तो ऐसे उसके अकॉर्डिंगली पीएमजे स्कीम वो देखता है कि 10 करोड़ परिवार को हर साल 4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द विकसित भारत। और अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस बने और एज अल्टरनेटिव टू चाइना, सारे सेक्टर में हम लोग ऑलरेडी आगे हैं बाकी लोग से। एग्रीकल्चर सेक्टर भी सस्टेनेबल ग्रोथ है, उसमें भी 3 to 4%। मैन्युफैक्चरिंग बेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जा करके अपना जो ग्लोबल पावर स्टेटस है वो आगे बढ़ सकता है। तो ये मेरा आइडिया। मतलब आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट करे वैलिड है, मैं बस इसको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो मेरे को समझ में आया है कि विकसित भारत क्या, आज के भारत को हम विकसित भारत नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे विद द हिस्ट्री तो जो हमारा तब डेवलपमेंटल लेवल था और उसको आज के डेवलपमेंटल लेवल के टर्म्स में कंपेयर करेंगे तो आज के टर्म्स में इंडिया एक विकसित भारत है, कंट्री जो विकसित भारत है। तो बेसिकली ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम अगेन 2047 की बात करते हैं, when we'll be completing 50 years of independence, सॉरी 100 years of independence, तो वहां पे भी वो टारगेट्स अचीव करने के बाद भी फिर हम अपने आप को कुछ और टारगेट सेट करेंगे, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये एक तरीके से एक पूरी जर्नी, एक पूरा प्रोसेस है, तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ब्रॉडर टर्म्स में दिस थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट है। आई एग्री विथ मानसी। विकसित भारत सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इट इज ऑल्सो शुड बी द हैप्पीनेस में भी होना चाहिए आगे। हम्म। ओवरऑल डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, तभी विकसित भारत बन सकेगा इंडिया। हाँ। एंड इट इज अ वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट।
और जैसे मानसी ने डायरेक्ट। फ्लैट के, ठीक। We have already talked about the Israeli army and how they have you are using ground forces for expanding the activity inside Gaza. We have already taken up Iran-linked sites in Syria where US fighter jet have striked. और Adani share in total cargo handled, total port volume 1433. This is million ton. That is 1.4 billion ton cargo was handled in 2022. Out of that, 23% belong to Adani ports. So we can say कि there is a lack of competition in the port handling. तो उससे एक मोनोपोली जनरेट हो सकता है, और जो लॉजिस्टिक सिस्टम है जो हम लोग चाह रहे हैं कि वो ईज हो आने वाले समय में, उसका भी कॉस्ट राइज हो सकता है विद द जस्ट स्कोप ऑफ प्रॉफिट मेकिंग बाय द बिग कंपनीज। मानसी, हाँ मतलब यही है। कि सिर्फ अगर अडानी का 25% है हम्म। तो ज्यादा है कंपेयर टू बाकी। या तो हाँ। है कि सरकार खुद करे, या तो फिर बाकी प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलना चाहिए वो हम्म। हैंडल करे पोर्ट्स, हाँ, ताकि फेयर हेल्दी कंपटीशन होना कॉम्पिटिशन। चाहिए, फेयर फेयर को। कंपटीशन होना चाहिए। और इवन अगर हम जिस चेंज इन शेयर में भी बात करें, तो लास्ट 10 years में 4-fold इंक्रीज हुआ है। तो जो इंक्रीज हुआ वो मैसिवली हुआ है। सो अगेन वी नीड टू लुक इनटू कि क्या हम इस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जब हम इवन हमारे ट्रेड सेक्टर या एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं, तो उसके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट होगा। इवन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी इसके थ्रू इन्फ्लुएंस रहेगी। सो दैट्स देयर। Yes. Out of all the ports, one port is very important, Mundra port in Gujarat, गुजरात। Kandla port in Gujarat. तो इंडिया में अगर We यहाँ have, इन पोर्ट्स को देखे और देखे हाईएस्ट कैपेसिटी कौन से पोर्ट की है, तो आई थिंक दैट इज मुंद्रा पोर्ट ओनली। हाँ ये सिर्फ अडानी पोर्ट का बात हो रहा है इसलिए दिया वैसा। और इसमें भी जो मैप पे हमारे डेटा ऐसे वैल्यू। भी मुंद्रा पोर्ट है। तो आई थिंक जेएनपीटी पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट। सेकंड में शायद वो हाँ, जेएनपीटी वाला, मुंबई में जो है, देखना जवाहर पड़ेगा। नेहरू हाँ। पोर्ट ट्रस्ट कुछ है। हाँ। We have already talked about Delhi exploring various legal and diplomatic options after Qatar's death sentence. तो ये अब आगे वाली न्यूज में भी आएगा बाद में भी। तो इसमें मानसी जुडिशियल कस्टडी लिखा हुआ है यहाँ पर। इट इज सिंग्स जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंडेड बाय 14 days। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, अगर शॉर्ट में बताना हो तो, पुलिस कस्टडी। लेमेंस टर्म में। हाँ, सेल में रहते हो तो जुडिशियल कस्टडी में बेसिकली यू सेंट टू प्रिजन। सो अब बेसिकली ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस रहता है, जो अगर मैं हाईलाइट करूँ यहाँ पे। और भी आई थिंक 2-3 फैक्टर्स रहते हैं जो भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली। तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हो अगर यू कैन रिकॉल दो मतलब स्पेसिफिक। एक मुझे ऐसे आइडिया है कि जो पुलिस कस्टडी होता है वो बिफोर द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसको आप डिटेन करते हो तो पुलिस कस्टडी में रहते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास चले गए, मजिस्ट्रेट ने बोला ठीक है उसको रखना है और प्रोनाउंस कर दिया वर्डिक्ट, तो वो फिर जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं। या उसके बाद फिर वहाँ जुडिशियल कस्टडी वाला सिस्टम हो जाता है। हाँ वंस मतलब अंडर द प्रोविजन, अंडर द परव्यू ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इसलिए जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं तो उसको। मतलब वो जो 24 hours की टाइम लिमिट होती है, उसके बाद अगेन जो मतलब प्रॉपर चीजें फॉलो होती है जुडिशली, मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हो, आपको मतलब प्रेजेंटेड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसके बाद आई थिंक जो भी रहता है फाइनल डिसीजन जुडिशरी जो भी बोलती है, तो उसके बाद नहीं मेरे हिसाब से आई थिंक होता है। बट आई थिंक पुलिस कस्टडी में भी वापस रेफर किया जा सकता है। तो सिंपल अगर भाषा में बोला जाए कि पुलिस अगर फिजिकल कस्टडी लेती है अक्यूज्ड का तो पुलिस कस्टडी, और अगर परमिशन मांगा उन्होंने
फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो जुडिशियल कस्टडी, हाँ सिंपल बात। यही है। ये पूछा था एक बार प्रीलिम्स में। हाँ ये आया था, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ बात होता है मानसी की उत्तराखंड में हमेशा अ, एक फ्लैश फ्लड आता है या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी होता है, लैंडस्लाइड भी होता है। तब भी आई थिंक उत्तराखंड का मॉडल क्या हो सकता है, क्योंकि दे शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, बिकॉज टूरिज्म अगर होता है तो स्पीड अर्बनाइजेशन होता है, उसके कारण जो लोकल इन्वायरमेंट है और फॉरेस्ट है उस पर एक तरह से प्रभाव पड़ता है। तो नहीं यहाँ पे भी आपने क्या सोच। हाँ, एक तो आपने बोला कि टूरिज्म के ऊपर खाली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हाँ। पे थोड़ा सा हम्म, मेरा जो डिफरेंस रहेगा कि सपोज जो अगेन हिली स्टेट्स, अगर टूरिज्म का पोटेंशियल ज्यादा है तो आप टूरिज्म सेक्टर में जो डेवलपमेंट लेके आ रहे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, जो आपकी टूरिस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, वो कितना सक्सेसफुल, कितना इफेक्टिव रहेगी इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट रहेंगे, आप उनको कैसे प्रिवेंट कर पाओगे थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। जो ग्रीवांसेस रहेंगी, पार्किंग की जो अगेन स्पेसेस लिमिटेड रहती है क्योंकि हिली टेरेन रहता है, तो उन चीजों को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्रिएट करने वाले हो, सो दैट अगेन लैंड के ऊपर जो इवन प्रेशर भी है उसको भी आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। सो मैं इसको इस तरीके से देखूंगी। नहीं मेरा कहना ये था, मैं इन जनरल कह रहा हूँ इसका, हम्म। कि टूरिज्म सेक्टर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आज अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग आते हैं विजिट में हाँ। उत्तराखंड फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक हम्म। फेक डेटा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अगले साल उसका एक स्कोप रहता है कि 11 लाख लोग आएंगे अगले साल, ताकि उसका ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हाँ। लोकल टूरिज्म हम्म। बेस्ड जो भी सर्विसेज है। अगले साल 12 लाख हो, 15, फिर 10, 20। तो आई थिंक कभी ना कभी तो वो तो एक लिमिट रीच करेगा ना, जहां पर आपका कैपेसिटी ही नहीं है पूरा उत्तराखंड का। जो हम लोग बात करते हैं इनर लाइन परमिट हम्म। फॉरेस्ट का, फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में जो। अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम हो गया, हाँ, तो वैसे ही नागालैंड भी हो गया, तो वैसे ही इनर लाइन परमिट यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर यहाँ हम पे लोग ठीक हाँ, है, रीजन दो आप बोलिए। पहले। क्यों। नहीं, पहले आप रीजन दो कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। मेरे मेरे अनुसार, क्योंकि अगर टूरिज्म बेस्ड अगर इंडस्ट्री हो रहा है, राइट फ्रॉम टूरिज्म पे, जैसे कसौल हो गया या फिर इको टूरिज्म भी करते हैं, तब भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो हम्म। अनसस्टेनेबल ग्रोथ है उत्तराखंड में जैसे इलाका में। वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आप स्टैब्लिश करो, वो भी बह जाता है ड्यूरिंग द फ्लड, फ्लैश फ्लड। तो क्या जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बाकी लोग जो आते हैं उन पर इनर लाइन परमिट देना चाहिए, क्योंकि इतने ही लोग आ सकते हैं, आपको एक साल पहले ही लेना पड़ेगा परमिशन इफ यू आर विजिटिंग उत्तराखंड, तभी जाकर के क्राउड मैनेजमेंट हो सकते हैं और सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ जितना लिमिटेड स्पेस है उसमें मैक्सिमम कैसे यूज करें टूरिज्म मतलब टूरिस्ट लोग का, वो यूज कर सकते हैं मेरे अनुसार, मतलब। ठीक है, जो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बस रीजन डिफरेंट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं ऐड करो, ओके। साइट और ऐड करो मासी। हम्म। बद्रीनाथ है, और दूसरा कौन सा हुआ, बद्रीनाथ और पिलग्रिमेज साइट्स हैं। केदारनाथ। हाँ केदार। केदारनाथ और बद्रीनाथ, बाकी मानते हैं चलो ठीक है, हर साल प्लस माइनस ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ में फेस्टिवल कुछ होता है या फिर ऐसा कुछ ओकेजन आता है जहां पर सैकड़ों हजारों लाखों लोग आ जाए एक साथ, हम्म। तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा लोकल इकोनॉमी को भी, तो लोकल इकोनॉमी तो बूस्ट हो गई, लेकिन हाँ। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा, पोल्यूशन हो जाएगा, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन में जो इमिशन है वो बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ इम्पैक्ट पे। हो रहा है। तो मेरे अनुसार हम्म। उसमें भी एक परमिट देना चाहिए, नॉट ऑन द लाइंस ऑफ इनर लाइन परमिट, बट परमिट फ्रॉम द टेम्पल्स ऑल्सो, कि आपको पहले से टिकट काटना होगा एक साल पहले से कि आपको कब आना है, या फिर 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, उससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग सकेगा कितने लोग आएंगे, कैसे करना है, उसके हिसाब से। ठीक है, और दो दो सेकंड के लिए आई विल बी पॉजिंग द। तो एक तो जो आपने स्पेसिफिकली पिलग्रिमेज साइट से रिलेटेड पॉइंट हाईलाइट किया, तो यहाँ पे एज अ सोल्यूशन हो सकता है ऑनलाइन टूरिज्म, बिकॉज क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक ये आइडिया भी रहता है कि आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, तो एक हम ऑनलाइन टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे आपने आइडिया शेयर किया इनर लाइन परमिट क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो फर्स्टली नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। सो
दैट इज द आइडिया, बट यहाँ पे अगर हम सिमिलर काइंड ऑफ उसको उसी आइडिया को इनलाइन परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। आइडिया एग्जैक्टली सेम नहीं, हाँ मतलब मैं आइडिया समझ कि गई, यहाँ कम पे लोग आए। उसने हाँ उसको बोला कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे हाँ हाँ मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट नंबर्स, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस सिस्टम को लेके आते हैं, मतलब वही हो गया कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपके पास वो प्रॉपर एक परमिट या वैलिड कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटीज। सो डेफिनेटली हाँ ये हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। एंड वो ये एक कैपेसिटी होती है, जैसे हम मसूरी की भी बात करते हैं कि टूरिस्ट बर्डन और जो कैपेसिटी है टूरिस्ट को होस्ट करने की, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी रहती है। सो इसके लिए डेफिनेटली वी कैन गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम। ऐसा कोई आइडिया डेफिनेटली आ सकता है। तो कैसे टूरिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है? तो देयर आर सम एरियाज जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट, रेनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स, प्रमोशन ऑफ होम स्टे। होम स्टे इंपॉर्टेंट है तो इसको यूज कर सकते हैं मानसी, कि रादर देन बिल्डिंग न्यू होटल्स, हम्म। हम लोग होम स्टे प्रमोट कर सकते हैं हाँ, उससे। जैसे जो लोग एयरबीएनबी बन रहे वाला हैं, जो हाँ मॉडल एयरबीएनबी वाला, वो भी हाँ काफी हाँ इसके हाँ ऊपर हाँ, है। इको टूरिज्म क्योंकि वो कॉमन हो चुका है, आंसर में भी लिखते हैं, हम्म। तो होम स्टे एक अच्छा एक रहेगा एग्जाम्पल में। देन हेल्थ सर्विस हो गया, टेरी लेक डेवलपमेंट, बाकी सब वही नॉर्मल है। तो इनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी अलोंग द इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर, कैसे इसको बढ़ाया जाए? तो उसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो वी कैन टेक अप थोड़ा इन डिटेल। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू रिवाइटलाइज विलेज इन द बॉर्डर रीजन। अगर बॉर्डर रीजन में विलेज का स्थिति खराब रहेगा तो उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और एक जो एनिमी है उनको चांस मिल सकता है स्लाइसिंग, बॉर्डर स्लाइसिंग करने का, जैसे चाइना करते हैं इन हम्म। अरुणाचल प्रदेश और बाकी से। उसके लिए इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट करने के लिए बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना चाह रहा है। उसके लिए 2500 रुपीज वे allocated फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रूशियल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, टू ट्रांसफॉर्म द 663 बॉर्डर विलेजेस टू रिड्यूस माइग्रेशन। माइग्रेशन रिड्यूस होने से लोग वहां पर रहेंगे, लोग वहां रहेंगे तो पुलिस संस्था भी रहेगी और बॉर्डर मैनेजमेंट हो सकेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एम्फेसिस करते हैं। और क्या क्या होगा वहां पर? ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस। तो ये सब रहेगा। अब इसमें बात करते हैं की फीचर ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या, तो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है? सब बॉर्डर मैनेजमेंट एरियाज में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 1.42 lakh of population will be benefited by this program. 4,800 crore has been allocated for this. It is guided by hub and spoke model, मतलब बीच में विलेज रहेगा, उसके चारों तरफ उन्हीं के हिसाब से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो हम्म। उनको प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसलिए हब हो गया विलेज, स्पोक हो गया बाकी जो मॉडल हो गया। फॉर एग्जाम्पल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड स्टेप इज टूरिज्म पोटेंशियल, तो जैसे होम स्टे भी प्रमोट किया जा सकता है विलेज में। तो वन विलेज वन प्रोडक्ट, हर एक विलेज का एक यूनिकनेस होगा विद रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड इज टू रिड्यूस द माइग्रेशन फ्रॉम द विलेज टू इन द अर्बन एरियाज। फोर्थ इज टू इस्टेब्लिश सेवरल आईटीबीपी यूनिट। आईटीबीपी क्यों यहाँ पर है? क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर के बीच में जो फोर्स है वो आईटीबीपी कहलाते हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। बीएसएफ कहलाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कहलाते हैं एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। तो आईटीबीपी का यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। एंड थर्ड वुड बी, फिफ्थ वुड बी कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग पंचायत ग्राम सभा, so that they can take the initiative of development and development related जो भी स्कीम्स होगा उसको अच्छे से पहुंचा सकते हैं लोगों तक। तो And आई थिंक दिस जो वर्ड है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इट कैन बी यूज्ड एज अ पीपल सेंट्रिक मैकेनिज्म फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय द कंट्री। मतलब बोलिए। सो यहाँ पे मैं बस ये बोलूंगी कि जो हमारे बॉर्डर विलेजेस है, वी नीड टू, जो हमारा माइंडसेट भी है, वी नीड टू अगेन ट्रांसफॉर्म दैट इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो बॉर्डर विलेजेस है उनको देखना चाहिए कि दे आर द फर्स्ट विलेजेस ऑफ आवर कंट्री, नॉट जस्ट कि हाँ
वो लास्ट विलेजेस है, फर्स्ट लास्ट विलेज में। के पर्सपेक्टिव से उनको देखना इम्पोर्टेंट है। अच्छा था वो फर्स्ट विलेज। हम्म। आसिफ उत्तराखंड का दिया। इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में कि मतलब बेसिकली क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट किया जा रहा है, थोड़ा टेक्निकल हो गया बट अगेन इन डिटेल तो वी हैव टेकन दिस अप। इंडस्ट्रियल उसके लिए डेवलपमेंट प्रमोट। प्रमोशन करने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड होता है। हर एक स्टेट के अंदर में होता है जो प्रमोट करते हैं टूरिज्म कॉन्सेप्ट को हम्म। हर जगह। चैलेंजेस एंड सोल्यूशन टू उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये हमने बात किया अभी हम्म। कि देयर इज नीड फॉर अ बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन अ इको फ्रेंडली मैनर, ताकि बैलेंस रहे विद द वर्नेबल माउंटेन इकोनॉमी। जैसे आज हम्म। से एक हफ्ता पहले जब हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें बात हो रहा था कि आईटी जो ईआईए है, इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो हम्म। भी स्पेसिफिक होना चाहिए। हर हाँ। एक जगह का अलग अलग यूनिक पॉइंट्स है, यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको डील करने के लिए हर एक के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। से हाँ। हम्म। माउंटेन के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। तो एक वो हो सकता है। दूसरा, आप देखिए हमारे से इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट मिलेगा तो मुझे। और तो आई गेस लाइक जो एग्जांपल मैं दे भी रही थी कि यहाँ पे मेंशन्ड है हाँ February 2023 में कि मसूरी टाउन में एनजीटी ने हाईलाइट किया इशूड डायरेक्शंस टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ स्टडी फॉर स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी, और जो अगेन जो ज्यादा पॉपुलर हिल स्टेशन है उनकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। इमर्जिंग सोल्यूशन यहाँ क्या बाकी दिया हुआ यही है, है। एसडीजी गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए हमारा डेवलपमेंट। People should opt for LPG electricity as a primary cooking fuel rather than wood. They should reduce the methane emission from rice cultivation by shifting to fruit cultivation. ये important है। हाँ फॉर तो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाना चाहिए, ऐसे एप्पल हो गया या फिर और भी नट्स हो गया, ऑरेंजेस हो गया, बाकी सबको। उससे हम्म। कम होगा जीएचजी इमिशन। हाँ यहाँ पे जो और मेंशन भी है कि वल्नरेबल माउंटेन इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही, वल्नरेबल इकोनॉमी भी रहती है। तो यहाँ पे मतलब हाँ हाँ। मेजरली जो इनकम जनरेटिंग सोर्सेज है वो टूरिस्ट एक्टिविटीज है या एग्रीकल्चर रहता है, तो उसमें हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, मेजरली वही बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये तीन चार एरिया हो गया, बाकी फिर टूरिस्ट में भी हम लोग सस्टेनेबल मॉडल हो गया, होम स्टे हो गया, ऐसे पढ़े उसको हम्म। यूज कर सकते हैं। तो इंडिया लॉजिस्टिक पॉलिसी आया था 2023 में, वैसे ही उसी के आधार पर उत्तराखंड आया है। अमृत वाटिका, ये क्या है? इट इज अ मेमोरियल लॉन टू बिल्ड नेक्स्ट टू इंडिया गेट। इट विल बी सिचुएटेड adjacent to नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैचू under the grand canopy and national war memorial. It will celebrate 75 years of independence and honor the valor of unsung freedom fighters. Oh. तो यहाँ पे जो पिक्चर भी है तो ये हाँ शोज आफ्टर फेस्टिविटीज, मतलब दिस इज हाउ कहाँ ये हाँ इट इज ये वी आर लेफ्ट विद। ऊपर जो पिक्चर थी कौशिक, हाँ ये हाँ ले ली। तो चाहे वो अब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस हो, दुर्गा पूजा हो, सो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए। लोकल जो पूजा पंडाल समिति है, कमेटी है, उनको अकाउंटेबल किया जाना चाहिए ये सब के मामले में। जैसे हमारे पास वो एक्सटेंडेड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉर्म है, तो अगेन वो जो हाँ, वैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग पर होना चाहिए, पूजा हम्म। पंडाल समिति जो हेल्ड करते हैं दुर्गा पूजा या फिर गणेश पूजा। तो ये बेटा हो गया कि मोर वेमेन एज कम्पेयर टू मेन रजिस्टर एज वोटर इन दिस सिटी का, दिल्ली। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चैलेंज हो गया पॉक्सको डिवीजन जैसे में। अब ऐसे दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अब ये सिर्फ दिल्ली का है, लेकिन इसको हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया लेवल पर भी वहां भी चैलेंजेस कैसे हो सकता है। इसको बात कर सकते हैं कि कैसे नो वर्किंग स्टाफ लेफ्ट इन पॉक्सको डिवीजन,
मतलब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होती है। द कमीशन हैज बीन हेडलेस फॉर पास्ट मेनी वीक्स। तो ये सब चैलेंजेस रहता है विद रिस्पेक्ट टू पॉस्को या फिर दिल्ली कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस वन, ऑर्गेनाइज क्राइम वाला में। तो यहाँ पे दोहा वाला कोटेशन भी हैव काफी अच्छी टेकन है। अप। औषध कोट ले सकते हाँ हैं। हाँ, quote. We all know that art is not truth. Art is a lie that makes us realize the truth. So मानसी आप ही बताओ फिर मैं बताऊंगा तो इसमें। पहले मतलब मैं अगर पहला सेंटेंस रीड करूँ, वी नो कि आर्ट इज नॉट द ट्रूथ, तो हमेशा इसको नहीं बोल सकते कि कभी कभी वी कैन से कि ट्रूथ भी रिप्रेजेंट करता है। एंड समटाइम्स जो हम विजुअलाइज करते हैं आर्ट के, हमारा विजुअलाइजेशन को हम प्रेजेंट या पेंट करते हैं या स्केच करते हैं। सो विजुअलाइजेशन को मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो आर्ट, जो सेकंड सेंटेंस बोल रहा है, आर्ट इज अ लाई दैट मेक्स अस रियलाइज द ट्रूथ ऑल्सो, मतलब अगर वो चीज रियलिटी नहीं है, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो अभी के लिए दैट इज अ लाई। बट अगेन उसको अचीव करने के लिए जो आर्ट एज अ मीडियम है, जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों के माइंडसेट के ऊपर, इट माइट बी पॉसिबल कि लोगों तक वो आइडिया ना पहुंचा हो, तो आर्ट के थ्रू दैट आइडिया कैन रीच मासेस। मैं इसमें ऐड करूंगा मानसी, आपका आपने बोला उसके बाद में कि आई थिंक आर्ट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड विच लाइज इन द आईज ऑफ द पेंटर। जो आप पेंट करते हैं, अब हम्म। उनके लिए जो ट्रूथ हो सकता है वो मेरे लिए जरूरी नहीं कि हो। इसलिए हाँ। आर्ट इज नॉट ट्रूथ, वहां पर जस्टिफाई करूंगा। फिर आर्ट इज अ लाई। लाई क्यों मैं बात करूंगा? क्योंकि हो सकता है उनको जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में दिख रहा है, मुझे वो चीज नहीं दिख रहा है, मैं हम्म। कुछ अलग इसको परसीव कर रहा हूँ। तो दोनों के लिए जो ट्रूथ का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट होगा। लेकिन एक चीज तो सही है कि जो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर रियलिज्म में जाते हो या फिर कुछ और पेंटिंग में जाते हो जहां पर आप ट्रूथ के तरफ भी जाते हो, जैसे लियोनार्डो विंची को हो गया, पाब्लो पिकासो को हो गया, तो हर एक के लिए आर्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर राजा रवि वर्मा का में जाते हो तो सबके लिए ट्रूथ सेम। वहां पर भी उनका जो पोर्ट्रेयल था ऑफ द वुमेन, जो बॉडी हो गया या फिर जो स्पिरिचुअलिटी हो गया, भारत माता हो गया, उसमें आप ट्रूथ के तरफ जा रहे हो। तो आई थिंक जो इन पाब्लो पिकासो ने कहा है वो उनका ओपिनियन है, और ये नैरो सेंस में लिया गया, ये इसको ब्रॉड किया जा सकता है। और यहाँ पे अगेन जो हमारी इवन एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस है, एडवर्टाइज जैसे हम करते हैं, तो उसमें भी जैसे जो हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहती है, वो भी एक तरीके से आर्ट ही है। तो वो भी जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो वो भी अगर इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल लिया जाए मानसी, तो अगर दो तीन एग्जाम्पल लिया जाए, अब तो बात कर ले इसके ऊपर, जैसे हम, आर्गुमेंट पेश कर दिए, सिर्फ हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या हम आप ड्रग बताओ। ट्रेड को कम्बैट करने हाँ। की बात करते हैं, या जो इम्पैक्ट होते हैं आफ्टर अगर आप ड्रग एडिक्टेड हो, तो उसमें बीबीसी की न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में चीजें रिप्रेजेंटेड रहती है। एंड इवन जो सिगरेट्स के केस में भी अगर हम बात करें, ऑल्दो आर्ट्स तो मैं नहीं बोलूंगी उसको, बट अगेन वहां पे भी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अब हम पैकेट्स पे लेके आए हैं, सो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को डील करने के लिए कि जो अगेन लाए है उसको ट्रूथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर है। और कोई एग्जांपल अगर आप साइट करना चाहो। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक हम्म। तो है कि इंडिया का जो इमेज है, आर्ट है, मतलब इंडिया का इमेज है, वो हम्म। एक तरह से देखा जाए तो खराब है बाकी वर्ल्ड में, विथ रिस्पेक्ट टू हाँ, इतनी इमेज इन रेनाउंड सेंस ऑफ। आर्टिस्ट। हाँ, कि हाँ मतलब उनका बोला जाता है कि वो अभी भी बैकवर्ड है, पुअर है। हम्म। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं आर्ट को, जो लोग न्यूज़पेपर के थ्रू देखते हैं इंडिया को या सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, वो अगर इंडिया में आएंगे तो दे विल रियलाइज द ट्रूथ, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज अ लाइफ दैट रियलाइज द ट्रूथ, क्योंकि हम्म। सब्जेक्टिविटी है ना उनका जो न्यूज़पेपर का। हम्म। और दूसरा मैं बताऊंगा कि जो आर्ट इज नॉट द ट्रूथ वाला में, कि जैसे एक पंचायत है ना, सीरीज पंचायत में, हाँ हाँ ठीक है, तो उसमें हाँ। है ना देख। कि दो बच्चे मीठे खीर, उससे ज्यादा बावसीर, था ना इसमें आर्ट। हाँ, तो भी ऐसा ये है। भी आर्ट ही है। वो भी हम्म। एक तरह से बोल नहीं रहे, जो तीसरा बच्चा है वो बावसीर है, तो हम्म। ट्रूथ नहीं। लेकिन जो लाई है उसे क्या बताना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हैं कि दो बच्चे इज इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक द मैसेज जो होता है वो इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू कंटेक्स्ट, और rather than कि
जो बिलीव करना डायरेक्टली जो प्रेजेंट किया जाता है सामने आर्ट के थ्रू। हम्म। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा कि जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट एग्जिस्ट करते हैं, लाइक केव आर्ट जो वॉल पेंटिंग्स रही हैं, या मिनिएचर आर्ट फॉर्म्स हमारे पास रहे हैं, वो एस्पेक्ट हो जाएगा। और अगर अभी लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, तो इवन जो हमारी न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, तो उसमें भी इस चीज को कितना अच्छे से हाईलाइट किया गया है, जो वॉल पे डिफरेंट आर्ट्स और इनग्रेविंग्स की गई है। तो डेफिनेटली बहुत हम्म इम्पोर्टेंट मीडियम है ये। हम्म। और ये ले सकते हैं ये, इसमें मैं इसमें कंसर्न हाईलाइट कर देता हूँ ये हम्म। व्हाट्सएप वाले में। क्या इसमें इशू है? पहले तो व्हाट्सएप में गौर करो कि आप जब फॉरवर्ड करते हो तो उसमें फर्स्ट ओरिजिनेटर होता है, जो कि कौन जो मैसेज बनाया है वो हम्म। डिफाइंड नहीं है। तो हाँ। उससे क्या होता है कि अगर मान ली 100 बार फॉरवर्ड हो चुका है और उसमें कुछ गलत चीज लिखा हुआ है, फेक न्यूज है, तो फॉरवर्ड होते रहेगा और उससे दंगा भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, हैम्पर कर सकता है मेंटल हेल्थ को भी। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि जो पहला कोई आदमी ओरिजिनेट किया है उसका नाम होना चाहिए ऊपर में, मैसेज के ऊपर में, ताकि अकाउंटेबिलिटी किया जा सके, अकाउंटेबल मतलब बनाया जा सके उनको। और दूसरा जो है कि जैसे देखा जाता है कि आजकल हमें कॉल भी आता है व्हाट्सएप में, कहीं से भी कॉल आ रहा है। हम्म। तो जो न्यू जो इंटरनेशनल मोबाइल, नंबर पे, हाँ। हाँ हाँ, इंटरनेशनल नंबर कॉल आता है, तो नंबर जो है वो एक तरह से फ्रीली अवेलेबल है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और एडवर्टाइजमेंट कंपनी को मिला जाता है, हम्म। उसको दिया जाता है। तो आई थिंक देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ डेटा प्राइवेसी, जो अभी आईटी एक्ट के अंदर में वो फॉलो नहीं कर रहे एज अ डेटा फ्यूडिशरी, उनको करना चाहिए। उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन और एक पेनल्टी मैकेनिज्म भी होना चाहिए ऑन द बिग डेटा, जो ऐसा भी नहीं। तो दो एरिया मैं बताऊंगा। वैसे हम बात और करते दूसरा हैं की कि हम हमेशा मतलब कि हाईलाइट करते हैं कि इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम है, बट जो बाकी भी हम्म, कंसर्न्स और लाइक थोड़े जो एरियाज बच गए जहाँ पे फोकस नहीं किया जाता, वो ही कि इसका मतलब तो यही है कि जो हमारे मोबाइल नंबर्स है वो एज अ डेटा अवेलेबल है किसी थर्ड पार्टी के पास। सो उस डेटा सेफ्टी का क्या होगा? हम्म, आप वाइल मैसेजिंग टू 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 कन्वर्सेशन में तो बात करते हो कि सेफ्टी ऑफ डेटा है, कॉन्वर्सेशन आपकी लीक नहीं होगी, बट जो और हमारा पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता है वाइल रजिस्टरिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, वो डेटा सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली जो डेटा सेफ्टी अभी बिल भी है, दैट इज अगेन फोकसिंग, इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगेन जो बिग टेक कंपनीज हैं, दे नीड टू कंप्लाई विद ऑल दीज थिंग्स, और डेटा स्टोरेज के अराउंड भी जो कंसर्न था। हम्म। अफगानिस्तान ऑन इट्स ओन क्रिकेट हैज गॉट टू बी हाइफेनेटेड इनटू पाकिस्तान। तो यह गांव अफगानिस्तान से रिलेटेड है। हाउ अफगानिस्तान हैज क्लीन बोर्ड पाकिस्तान इन क्रिकेट फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप। उस पर था कुछ, जरूरत नहीं है इसलिए। हम्म। टारगेटिंग कांग्रेस ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट। We have already talked about the Punjab fire farm, how it is down by half, 45%। लेकिन तब भी दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि बाकी सब के कारण, ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन के कारण। मीट सम ऑफ द इंडियाज टॉप वुमेन इन साइंस। नीना गुप्ता, उर्वशी सिन्हा, टीएफ अयर, ये आईआईटी बॉम्बे सुनीता साराभाई, नाम है इनका। वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड मैथमेटिशियन साइंटिफिक। तो बेसिकली ये, हाँ भटनागर। तो भटनागर प्राइजेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स फॉर 2022 वर announced in the New Delhi in September 11. They were recognizing 12 of the India's exceptional young scientists under 45 years of age. तो